ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। आज की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर मध्य पूर्व से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमला करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया और कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। इजरायली मीडिया के अनुसार नेतन्याहू ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें इजरायली सेना प्रमुख याल जामिर और मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था ईरान की परमाणु गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रभाव का जवाब कैसे दिया जाए। इसी क्रम में सेना प्रमुख याल जामिर बेहद गोपनीय तरीके से निजी विमान से अमेरिका पहुंचे और पेंटागन में वरिष्ठ अधिकारियों से ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की। रॉयटर्स से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के जनरल डैन केन और याल जामिर के बीच बंद कमरे में बैठक हुई। हालांकि बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन संकेत साफ हैं कि ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में उसके प्रभाव को रोकना मुख्य मुद्दा था। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए एक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया है, तो दूसरी ओर मध्य पूर्व में नौसैनिक और वायु रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। याल जामिर ने एक स्थिति समीक्षा बैठक में भविष्यवाणी की कि 2 सप्ताह से 2 महीने के भीतर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, और वर्तमान समय को उन्होंने अत्यधिक अनिश्चित बताया। हालांकि इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बड़े हमले की आशंका कम है। उधर तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा क्षेत्र एक विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इसी तनाव के बीच ईरान ने वर्षों की सैन्य खींचतान के बाद अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत के संकेत दिए हैं। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने परमाणु वार्ता को पुनर्जीवित करने का औपचारिक निर्देश दिया है। कतर, तुर्की, मिस्र और ओमान की मध्यस्थता से शुक्रवार 6 फरवरी को इस्तांबुल में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची के शामिल होने की संभावना है। तेहरान का कहना है कि वो वॉशिंगटन के साथ तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय देशों द्वारा प्रस्तावित कई कूटनीतिक प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा कर रहा है और आने वाले दिनों में बातचीत का एक ठोस ढांचा तैयार होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच परोक्ष बातचीत जारी है और हर चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री अराकची ने सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। ये सारी कूटनीतिक गतिविधि ऐसे समय शुरू हुई है जब तेहरान और वॉशिंगटन दोनों सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी से थोड़ा पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले जून में इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद बातचीत ठप हो गई थी। हाल ही में ट्रंप ने ईरान से नए परमाणु समझौते की अपील करते हुए कहा कि बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन साथ ही फारस की खाड़ी की ओर शक्तिशाली युद्धपोत भेजकर सैन्य दबाव भी बनाए रखा है। ईरान की आंतरिक राजनीति में भी इस मुद्दे पर मतभेद दिख रहे हैं। जहां राष्ट्रपति पेजेश्कियान बातचीत के पक्ष में हैं, वहीं सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई सख्त रुख पर कायम हैं और चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान पर कोई भी हमला पूरे मध्य पूर्व को क्षेत्रीय युद्ध में झोंक देगा। इसी बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ आज इजरायल पहुंच रहे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात होगी और शुक्रवार की संभावित बैठक को क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इसी परिदृश्य में गाजा को लेकर भी बड़ी और विवादित खबर सामने आई है, जहां इजरायल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति परिषद हमास को हथियार डालने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम देगी। स्मोट्रिच के मुताबिक जब तक हमास पूरी तरह निरस्त्र नहीं होता, तब तक गाजा में युद्ध रोकने का सवाल ही नहीं उठता। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू के अनुसार स्मोट्रिच ने एक साक्षात्कार में कहा कि ये योजना युद्ध विराम के दूसरे चरण का हिस्सा है और उनका लक्ष्य हमास के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाजा में हमास का कोई सैन्य, नागरिक या सरकारी ढांचा नहीं बचेगा, और उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना पहले ही गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है। हालांकि ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की ओर से इस बयान पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। व्हाइट हाउस सूत्रों के अनुसार इस परिषद की अध्यक्षता स्वयं डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और इसमें कूटनीति, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति के विशेषज्ञ शामिल हैं। गाजा को लेकर ट्रंप की व्यापक योजना के तहत इस साल 15 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की गई थी, जबकि पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के माध्यम से मंजूरी दी गई। हालांकि इस शांति परिषद के चार्टर में सीधे तौर पर गाजा का नाम नहीं है, लेकिन इसके फैसलों का असर गाजा पर गहरा पड़ रहा है। इस समय गाजा में लगभग 24 लाख लोग गंभीर मानवीय संकट में जी रहे हैं, जिनमें से 15 लाख विस्थापित हैं। लगातार इजरायली सैन्य अभियानों ने ढांचागत व्यवस्था को तबाह कर दिया है, भोजन की भारी कमी है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। शांति परिषद के चार्टर में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया गया है, जिसका लक्ष्य संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता लाना, कानून व्यवस्था बहाल करना और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करना है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह ढांचा संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर एक तरफा वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास है, क्योंकि इसमें ट्रंप को वीटो और सदस्यों की नियुक्ति जैसी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। हमास को निरस्त्रीकरण का अल्टीमेटम और गाजा में युद्ध जारी रखने की घोषणा ने
पूरे मध्य पूर्व को और अनिश्चित बना दिया है और सवाल उठ रहा है कि शांति के नाम पर बनाई गई ये नई संरचना वास्तव में शांति लाएगी या मानवीय त्रासदी को और गहरा करेगी। इसी बीच लाल सागर में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसकी पुष्टि सेंट्रल कमांड और इजरायली सेना दोनों ने की। 1 फरवरी को हुए इस अभ्यास में अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेल्बर्ट डी ब्लैक और इजरायली नौसेना का जहाज INS इलाद शामिल हुआ। दोनों नौसेनाओं ने समुद्री रणनीति और तालमेल का अभ्यास किया। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविखाई अदराई ने कहा कि ये अमेरिकी 5th फ्लीट के साथ चल रहे सहयोग का हिस्सा है और अमेरिकी जहाज की बंदरगाह यात्रा पहले से तय थी। वॉशिंगटन क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि तेहरान के साथ कूटनीतिक संपर्क भी बनाए हुए है। ट्रंप ने एक ओर ईरान को वार्ता की मेज पर बुलाया है तो दूसरी ओर संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और जवाब में ईरान ने कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले को वो पूर्ण युद्ध मानेगा। इसी तनाव के बीच ब्रिटेन ने ईरान के आंतरिक मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है और ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी तथा पुलिस प्रमुख समेत 10 लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हाल ही की क्रूरता में उनकी भूमिका के कारण ये कदम उठाया गया है और इसमें संपत्ति जब्त करना, यात्रा प्रतिबंध और ब्रिटेन में कंपनियों के निदेशक पद से अयोग्यता शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान के गृह मंत्री और 5 अन्य सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे और एक ईरानी निवेशक बाबक जानजानी तथा ब्रिटेन में पंजीकृत 2 डिजिटल एसेट एक्सचेंजों पर भी कार्रवाई की थी, जिन पर IRGC से जुड़े लेन देन में मदद करने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि साइबर क्राइम और प्रतिबंधों से बचने के लिए डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करने वाले ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हाल ही के हफ्तों में ट्रंप ने ईरान में रक्तजनित दमन के मुद्दे पर हस्तक्षेप की धमकी भी दी है, जबकि साथ ही मध्य पूर्व में युद्धपोत तैनात किए हैं। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने देश में अशांति के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि महसा अमीनी की मौत दुखद थी, लेकिन उसके बाद हुई हिंसा और अराजकता स्वीकार्य नहीं है और ये पश्चिमी शक्तियों की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सुरक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेशी समर्थन से शांति भंग करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और ईरान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। कुल मिलाकर ट्रंप, नेतन्याहू, तेहरान, गाजा और लाल सागर से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक फैली ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ युद्ध की आशंका है तो दूसरी तरफ कूटनीति की आखिरी कोशिशें जारी हैं और आने वाला शुक्रवार इस्तांबुल की संभावित बैठक गाजा को लेकर अल्टीमेटम और ईरान पर दबाव की राजनीति तय करेगी कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या एक नए और भयानक संघर्ष की ओर। और इसी के साथ ये लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।